Hi guys, this is the third part of the analysis video of the EPFO mock paper that I attempted. इस वीडियो में we are going to discuss 41 to 60 and most of these questions are related to like economy and all. So if you are through with it, you can skip this video basically. Before this, दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं. For those who are very new, I'm Roshni. I have secured AIR 26 in EPFO examination to 2023, and I'm doing this mock analysis based on a PYQ that I solved. So let's get started. Question number 41. Not a feature of monopolistic competition. So बिफोर वी गेट इन टू द क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ. आई हैव डन इकोनॉमिक्स, सो माई इकोनॉमिक्स सेक्शन इज़ कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग. सारे क्वेश्चंस शायद सही नहीं होंगे, बट हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं वो शायद मेरे सही हो जाएं, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रखा है. सो डोंट फील कि आपको कम आता है, but it's just that I have a background, and for those who have background in other subjects might have an edge there. ठीक है, तो let's do it. Question number 41. Not a feature of monopolistic competition. Product in market is not homogeneous. Okay, so this particular point does not pertains to monopolistic competition. अगर product homogeneous हो जाएगा तो आप सोचिए कि मार्केट में प्राइस डिफ्रेंसिएशन तो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज कोई भी बायर है वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीप वो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वहाँ से उसको परचेज कर लेगा. तो दिस इज़ वाई प्रोडक्ट होमोजेनस होते ही वो मार्केट का जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फीचर होता है, मतलब जिस वजह से वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है, जिसमें प्राइस डिफ्रेंसिएशन जनरली होता है बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, वो फेल हो जाता है. अगर कोई प्रोडक्ट है, दो कंपनीज के पास है, लेट्स से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनस है, एंड देर आर लाइक मैनी अदर फॉर्म्स हु आर देयर इन द मार्केट, बट लेट्स से कि दो कंपनीज है ए एंड बी, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट. तो क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो? देर आर मैनी अदर फर्म्स एज आई सेड, सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, दैट इज़ देयर. लेकिन अगर उसके बाद में सेम प्रोडक्ट है तो वो जो मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन सकता है. It is not necessary, it will not necessarily always be perfect competition. अगर वो जो सेम प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग अलग तरह से करी जा रही है, या फिर मार्केटिंग अलग तरह से करी जा रही है, तो या तो मार्केटिंग अलग हो सकती है या फिर उसकी जो लोकेशन है वो अलग अलग है, और मार्केट में परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है. ऑलराइट, तो लोकेशन अलग अलग होने की वजह से जिसके जो करीब ज़्यादा होगा वो वहाँ से परचेस करेगा रादर देन गोइंग टू द फर्दर मार्केट. ओके, फर्दर फॉर्म. तो ये कुछ और भी एट्रीब्यूट्स, सेलिंग कॉस्ट, अगर एडवर्टीजमेंट्स जो मार्केटिंग में आ गया, एड्स, ठीक है, या फिर कुछ भी एट्रीब्यूट है जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, भले ही प्रोडक्ट बेस प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अगर लेट्स से उनकी पैकेजिंग अलग है, पैकेजिंग, तो वो भी आपका हो सकता है, तो वो भी आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्रिएट कर सकता है. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, इसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा हो सकती है, थोड़ा हायर लेवल इकोनॉमिक्स का पूछा जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बेसिक फीचर्स क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे होता है, कब होता है, और क्या मतलब
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो भी यू रीड इट नाइसली, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ChatGPT करके देखना और अच्छे से पढ़ना, है ना। तो 42 क्वेश्चन, सोशल कॉस्ट इज़ हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज cost borne by bystanders is positive. Okay, तो this is basically public finance which is again economics. इसमें ऐसा क्यों होता है? सो सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सोसाइटी बेयर कर रही है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर्सन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो बेयर कर रहा है, तो दिस इज़ प्राइवेट इन नेचर, ठीक है। एंड अगर कोई चीज़ है जो सोसाइटी बेयर कर रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल बेयर कर रहा है, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ओके। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, वो ये है कि जैसे लेट्स से कार यूजेज, ठीक है, कार यूजेज। अब कार यूजेज की वजह से एक पोल्यूशन नाम की चीज़ होती है जो सबको अफेक्ट करती है, ठीक है। दिस अफेक्ट्स क्लीन एयर विच इज़ अ पब्लिक बेसिकली इट इज़ अ पब्लिक गुड, ठीक है। तो अब ये जो एयर है ना, ये अफेक्ट हो रही है कार के यूजेज से। जो कार में पेट्रोल डल रहा है वो प्राइवेट कॉस्ट है ना, पेट्रोल की कॉस्ट। लेकिन जो पोल्यूशन की कॉस्ट है वो तो पेट्रोल की कॉस्ट में नहीं ऐड हो रहा है। सो दैट्स वाई सोसाइटी जो कॉस्ट बेयर करती है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल कॉस्ट बेयर करते हैं वो अलग अलग होती है। एंड इन दिस सिचुएशन, अब किसी भी चीज़ की कोई कॉस्ट है, अब ये पोल्यूशन है, तो ये जो पोल्यूशन है ये इसकी जो कॉस्ट है वो कौन बेयर कर रहा है यहाँ पे? नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल बट द पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद दिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जो यहाँ पे कार चलाई जा रही है या कार में पेट्रोल डलवाया जा रहा है और फिर उसको फूका जा रहा है, तो उसका कुछ बेसिकली देयर इज़ नो प्राइवेट कॉस्ट उसमें नहीं है, राइट। तो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? द पीपल हु हैव नथिंग टू डू with the transaction, and bystanders are the people who do not have anything to do with the transaction, the people who are onlookers, bystanders. So this is why the cost borne by bystanders is positive when it comes to social cost being higher than economic cost. I hope it made sense to you. ये पूरा सेक्शन है पब्लिक गुड, उनकी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह। तो ये अगर आपको बहुत डेप्थ में करना है तो आप कर सकते हैं, ओके, बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन BYQ. Okay, cess on coal at ₹100 per ton is a type of carbon tax. Okay, this is a tax, right? Cess is a tax. So this is simple. ठीक है. Core inflation is different from headline inflation because the former ignores the articles of volatile nature in price index. This is again very simple Indian economy question. ये तो आप सब पढ़ते हैं, मतलब दिस इज़ बेसिक, वेरी बेसिक. अगर आप लूसेंट भी कर रहे हो तो शायद उसमें भी है ये चीज़. तो दिस डजेंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल फॉर इफ़ यू वांट, तो बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड, फ्यूल वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है. फूड, फ्यूल, ये दोनों चीज़ें काफ़ी वॉलेटाइल होती है मार्केट में. बाकी चीज़ों का थोड़ा सिंपल रहता है, जैसे स्टील वगैरह जो कोल इंडस्ट्रीज़ में आता है. स्टील हो गया, स्टील, कोल नहीं, सॉरी, दैट इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सब चीज़ें आपकी कोर इन्फ्लेशन में आती है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में थोड़ी सी चीज़ें जो बहुत वॉलेटाइल हैं वो कोर इन्फ्लेशन में नहीं आती हैं. तो दिस इज़ स्टैंडर्ड. अब 45 का A. सो चॉइस ऑफ टेक्निक is A.K. Sen. Okay, I could not have guessed that. Okay, so how I went about this question. अब यहाँ पे जब भी कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सब्जेक्ट है ये,
तो व्हाट आई डू इज़ आई टेक रिस्क हियर, मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क लूँगी एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, क्योंकि मैं यहाँ पे गेस कर सकती हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा सही होगा, बट मुझे थोड़ा आइडिया है कि क्या चीज़ हो सकती है, सो आई गेस अ लॉट ऑफ टाइम्स। यहाँ पे भी आई डिड द सेम थिंग, आई गेस्ड. ओके, हाउ आई वॉज थिंकिंग रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. Sukhumai Chakravarti has done some analysis and some measurements. Okay, so I was thinking कि कोई choice of technique of measurement होगी, तो this person might have done this. Okay, he's mainly related to statistics and all. VKRV राव का भी काफ़ी statistics strong रहा है. मतलब इन्होंने नेशनल इनकम के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो सब एस्टिमेट करे थे. ठीक है, तो दैट्स वाई आई हैड अ बायस रिगार्डिंग दीज टू. आई कुड नॉट हैव थॉट अबाउट AK सेन. एंड अब ये थोड़ा गलत हो गया है मेरा, बट स्टिल आई वुड हैव टेकन द रिस्क बिकॉज आई थॉट कि मैं इसको शायद सही कर सकती हूँ. ओके, नाउ दिस रिक्वायर्स लर्निंग ओनली, तो इसको लर्न करना इज द बेस्ट. चॉइस ऑफ टेक्निक इज AK सेन. Alright, next question. This is again something which I guessed completely. Let's see what's the answer. D. Okay, AICTE. Again, guess था, 100% guess था. मैंने first instance में इसको लगाया भी नहीं था. I went ahead and did this in second or third iteration. So, कोई बेसिस नहीं था गेस करने का. आई जस्ट थॉट ऐसे ही कि स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी है तो या तो UGC की होगी या फिर NCERT की होगी, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स. अदर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, बट ये थोड़े ज़्यादा एक्टिवली कुछ कर सकते हैं. देन आई वेंट अहेड विद नेशनल दिस NCERT बिकॉज मतलब मेरे को ये लगा कि शायद स्टूडेंट्स को स्टार्टअप बचपन से सिखाना है, तो NCERT माइट हैव टेकन दिस इनिशिएटिव to do something from the school level itself, and because it is creating this the curriculum, तो हो सकता है कि बहुत रोल हो. That's why I marked it, and again something that has to be learned. Alright, 47D. This was guess. As I said, there is a very high chance अगर कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो मैं उसमें गेस करूँगी. तो अभिजीत सेन मुझे नहीं लगा कि ये हो सकते हैं, बिकॉज इनके वर्क्स PPI के अराउंड तो नहीं सुना है मैंने कभी. ठीक है, DV सुब्बाराव एंड BN गोल्डार, इन दोनों में मेरे को थोड़ा डाउट था. एंड मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद जो BN गोल्डार हैं ही इज़ मोर रिलेटेड टू PPI, क्योंकि इनको थोड़ा इनको शायद इस कमिटी का हेड बनाया था या कुछ तो ऐसा है. वील हैव टू रीड मोर अपॉन दिस, बट दिस वॉज अगेन अ गेस वर्क दैट आई डिड एंड इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई नो बिफोर हैंड. ठीक है, तो ये आपने यहीं से घर से करके जाना है. You have to mark the subjects that you feel you're confident, and if you're confident, take risk. अगर बाकी क्वेश्चंस में आपकी जो सक्सेस रेट है वो लेट्स से 50% है, तो इन सब्जेक्ट्स में आपकी सक्सेस रेट 80 to 90% होती है. ठीक है, और ये जो आप गेन कर रहे हैं ये बहुत है फॉर क्वेश्चंस टू बी करेक्ट. मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन करे उसमें से 5 अगर किसी और सब्जेक्ट में सही हो रहे हैं तो यहाँ पे 8 से 9 सही हो सकते हैं. सो टेक रिस्क इन द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, और ये घर से प्रैक्टिस करके देखना कि आप किस में कॉन्फिडेंट है. ओके, 48A. सो हाँ, दिस इज़ अगेन मतलब ये चीज़ मैंने पढ़ी है बिकॉज गर्ल्स का इशू है. तो गर्ल्स में जब हम विमेन के नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें कई सारी स्कीम्स हम पढ़ते हैं UPSC, एंड दैट्स हाउ आई नो दिस आंसर. अगर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आती है तो गिवन दैट दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं, तो इनको
मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप रिस्क लें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि शायद इन दोनों में से कोई है या इन दोनों में से कोई है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट अदरवाइज टेकिंग रिस्क इज़ नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, अगर पता है तो करिए। अगर फुल फॉर्म्स होते ना फिर भी हम एक बार सोच सकते थे, बट ये शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स में कुछ पता नहीं चलता है, गलत होने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, तो हमको गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ी बहुत देखनी है, बट इसमें अब एकदम ये नहीं हो जाना है कि सब गवर्नमेंट स्कीम्स ही पढ़ने लग जा रहे हैं आप, बिकॉज आप कितनी पढ़ लेंगे, ये कितनी पुरानी स्कीम है जो है, एंड कितना कितना बैक जाके पढ़ना पड़ेगा। तो 2-3 क्वेश्चंस को आपको आप लूज़ करेंगे, बिकॉज यू जस्ट डोंट हैव इनफ टाइम, एंड मतलब कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत परमिट सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ग्राम सभा। I don't know why I have made this mistake. This is very obvious, Gram Sabha. This is, I don't know, this is a mistake. This should be Gram Sabha. I know this, but I don't know एग्ज़ाम टाइम में ऐसा हो सकता है, तो पता नहीं मैंने ये क्यों मार्क किया है। बट ये बहुत ये जो है पैसा एक्ट है, और ये बहुत फेमस एक्ट है, और इस एक्ट में बेसिकली जो 5th शेड्यूल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर जो विलेजेस हैं उसके लिए ग्राम पंचायत वगैरह के इस्टेब्लिशमेंट की बात है, एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करने का जो राइट है वो ग्राम सभा को दिया गया है। अभी रिसेंटली कुछ इस पे कंट्रोवर्सी वगैरह हुई भी थी। ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट ये इसको दिया गया है। दिस इज़ समथिंग दैट वी स्टडी इन गवर्नेंस सेक्शन ऑफ GS2। ठीक है, और इससे एक और जो चीज़ है, एग्ज़ाम टाइम में ऐसा हो जाता है कि कई बार आपको पता होता है बट स्टिल यू मार्क समथिंग एल्स विच आई हैव बेसिकली डन हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? सो दिस इज़ ईरान। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि रशिया, चाइना, जापान, इन सब पे कुछ ना कुछ WTO का चलता रहता है, बट ईरान इज़ अ कंट्री जिसको थोड़ा सेंक्शंस वगैरह में रखा जा रहा है एंड सब कुछ हो रहा है, दैट्स वाई इट्स नॉट मेंबर ऑफ WTO। 51, a stand-up enterprise can be established in. So see, I have marked C and the answer is D, right? तो ये मैंने अगेन गेस वर्क किया था, मुझे लगा था कि शायद फार्मिंग सेक्टर नहीं होगा। पहले मैंने अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो शायद पहले मैंने इसी को मार्क करा था, फार्मिंग सेक्टर को और ट्रेडिंग सेक्टर को। मतलब मुझे ये तो पता था कि ये दोनों तो पक्का ही हैं स्टैंड अप इनिशिएटिव में, बस मुझे इन दोनों में डाउट था। फिर आई वेंट अहेड विथ C बिकॉज आई थॉट कि ट्रेडिंग तो मतलब ट्रेडिंग सेक्टर को अलग से लिखने की ज़रूरत शायद नहीं थी, बट दिस वॉज रैंडम गेस बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस, क्योंकि मुझे इन दोनों पे डाउट था एंड अगेन गलत हो गया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है इन एग्ज़ाम, सो दैट्स ओके। बट एक और चीज़ जो हम इसमें सोच सकते थे वो हम ये सोच सकते थे कि फार्मिंग सेक्टर जो है वो स्टैंड अप एंटरप्राइज में शायद नहीं आता होगा, क्योंकि स्टैंड अप एंटरप्राइजेस जनरली रिलेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग entrepreneurial. But this needs to be learned. Okay. Alright, 52. Khel Ratna Award. This is a guess. I've written guess here. This was a guess that I took after like 1, 2, 3 third iteration I guess. और इसमें मुझे इन पे डाउट था, बाकी दोनों पे मुझे लग रहा था कि शायद सही होंगे, बट
ये 2016 का है, अभी रिसेंट की कुछ करंट अफेयर्स है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अच्छे से कर लें। बट 2016 का मुझे तो नहीं याद रहेगा ऑब्वियसली अभी, तो दिस इज़ एक्सक्यूजेबल। आई डोंट थिंक इसमें मतलब इतनी पुरानी करंट अफेयर्स अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ डी। 53 का ए, ओके। It can efficiently operate both in subsonic and supersonic combustor modes. साइंस है, वैसे मेरी उतनी बुरी नहीं है बट उतनी अच्छी भी नहीं है। तो व्हाट आई पर्सनली थॉट इज़ कि इसमें जैसे क्या होता है कि हाइपरसोनिक स्पीड होती है और सुपरसोनिक जो कंबस्टर होता है वो होता है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि शायद सबसोनिक नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले तो ये हटाया, फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लाइट टेस्टिंग। बट आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई वॉज थोड़ा सा डाउटफुल अबाउट, और मैंने इसको नीदर लगाया क्योंकि मुझे लगा सुपरसोनिक के लिए होगा, सबसोनिक में शायद उतना एफिशिएंट ना हो। That's why I went ahead with this and it is wrong, but ठीक है, this is a learning part, so learn it. Next 54 is A. Okay, how I went about thinking this, हाँ तो मैंने इसमें ये सोचा था कि दिस वॉज ऑल्सो प्योर गेस ऑनेस्टली, मतलब मुझे नहीं पता था कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। अगर 1 2 3 4 होता तो शायद मैं वो लगाती, बट क्योंकि 1 2 3 4 दे ही नहीं रखा था तो आई वेंट अहेड विथ द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। मैंने सोचा कि शायद 1 और 4 मतलब आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा कम पॉसिबल है। अगर स्टार्टअप आप करना चाह रहे हो तो आप एनआईटीज़ को क्यों छोड़ रहे हो और आइसर को क्यों छोड़ रहे हो? आइसर इज़ नॉट बैड आई गेस। तो दैट्स आई रिमूव दिस एंड देन आई ऑल्सो रिमूव दिस। फिर मुझे इन दोनों में डाउट था तो आई थॉट आइसर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, मतलब इसमें ह्यूमैनिटीज़ हैं, इसमें सब कुछ है, इसमें साइंसेस हैं, इसमें कॉमर्स के भी फील्ड्स हैं। तो अगर इतना डाइवर्सिफाइड है तो एज़ कम्पेयर टू आइसर, तो मेरा जो पर्सनल थोड़ा वो लगा, मुझे लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करेगी तो शायद वो एक्सपेक्ट करेगी, बिकॉज वी हैव दिस जनरल टेंडेंसी विच आई डोंट अग्री विद बाय द वे, बट स्टिल लोग सोचते हैं कि अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में है तो हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल कुछ हो। दैट्स वाई आई वेंट अहेड विद आइसर, बट अगेन एज आई सेड अगर 1 2 3 4 होता तो मैं वो लगा देती, तो वो गलत हो सकता था आराम से। दिस इज़ अगेन नथिंग दैट आई एक्चुअली नो, आई जस्ट मेड अ गेस। ओके, Stand Up India program envisages each bank branch to give a loan between 10 lakh to 100 lakh to these people. Okay, इसमें अगेन अगर 1 2 3 होता तो मैं वो लगाती, बट क्योंकि 1 2 3 नहीं था तो आई वेंट बाय ऑप्शंस। अगर 1 ओनली हो ST SC तो वेमेन को क्यों छोड़ रहे हो फिर आप? डजंट मेक सेंस, ठीक है। 2 and 3 1 रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोअर, फिर ST SC को क्यों छोड़ रहे हो? डजंट मेक सेंस। देन 1 and 3 which means you're leaving women behind. No, doesn't make sense. Now this at least 1 rural unemployed youth borrower, पता है ऑनेस्टली ये बहुत वेग है। क्या होता है 1 रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोअर? मतलब कुछ ज़्यादा ही वेग है, बहुत ज़्यादा वेग है स्टेटमेंट। सो इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन इन फॉर द 2 or 1 out of these 3, I thought 1 and 2 would be the most suitable ones. Okay, this is account section. I have no idea what I have done in this section and यहाँ पे बहुत गलतियाँ होंगी, बहुत सारे हो सकता है मैंने ऐसे ही तुक्के मारे हो, तो डोंट, आई वुड रियली सजेस्ट अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो ये अब आप स्किप कर दीजिए, मत डोंट गो हैड विद इट। इनफैक्ट अगर कोई और बेटर आपको बता रहा है अकाउंट्स तो उसका देख लीजिए, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट अकाउंट्स एंड आई हैव रियली नॉट डन इट, ठीक है। बट लेट्स सी, मतलब मैंने बस गैस करा है, बट फॉर द सेक ऑफ गोइंग अबाउट द आंसर्स आई विल जस्ट गो अहेड। 56 इज़
C. So this is mind and I have written sold. This has to be learned. या अगर आपको आता है तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन रियली, मुझे पढ़ना पड़ेगा खुद इसके बारे में, उसके बाद ही आई कैन एक्सप्लेन बिकॉज आई रियली डोंट नो अकाउंट्स. ठीक है. 57 इज़ ए ओरिजिनल कॉस्ट, अगेन रॉन्ग. Then 58C is deferred revenue expenditure. Again, I don't know how and what. 59 is okay, I have not marked it, but I was marking capital something because depreciation is decreasing asset value, but I did not mark it क्योंकि मैं थोड़ा confused हो गई. But this is D. So this is revenue expenditure. And last for this video, 60, which is A. Alright, this is also incorrect. Standards होता है, system नहीं होता. तो हाँ, मुझे इसमें काफ़ी डाउट हो रहा था और फिर मैंने सेकेंड आइट्रेशन में ये क्वेश्चन करा था जिसमें आई वेंट अहेड विद सिस्टम एंड नॉट स्टैंडर्ड्स. तो ये मेरे सीधे सीधे 5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए हैं. एंड अब इस पेपर में कुछ ज़्यादा ही अकाउंट्स आई हुई है, तो आई रियली डोंट नो कि क्या होता है, कैसे होती है अकाउंट्स. और मैंने जो पहले फर्स्ट आउट सेशन लिया था उसमें मैंने बोला भी था कि आई डिड नॉट डू अकाउंट्स वेरी वेल. तो थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है एग्ज़ाम में. अगर आपके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई भी ऐसा सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने नहीं करा है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप नहीं कर पाएंगे उसको. और उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने वो सेक्शन स्किप किया. But this year I would not suggest you skipping any section because one, इस बार थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा है इस एग्ज़ाम को लेकर के, और सेकंड थिंग इस बार मार्केट में बहुत कंटेंट घूम रहा है आई थिंक. तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ अभी जो टाइमिंग है इस एग्ज़ाम का वो ऐसा है कि almost all the people, almost everyone is writing this paper जिसने मेंस वगैरह भी लिखा है और बहुत सीरियसली दे रहे हैं. तो आई वुड नॉट सजेस्ट स्किपिंग एनी सेक्शन. आप उसको हल्का हल्का कर लीजिए जैसे भी आप कर सकते हैं. अकाउंट्स के लिए आई एम नॉट श्योर इफ़ देर इज़ एनी गुड सेक्शन, बट आई वुड सजेस्ट गो अहेड विथ मे बी NCERT फॉर द स्टार्टर्स, या मतलब बहुत बेसिक ही करना है. आई थिंक दिस इज़ वेरी बेसिक, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. तो मेरे ख्याल से ये बेसिक जितना है वो शायद NCERT से कवर हो जाएगा. बट स्टिल आई एम नॉट वेरी श्योर. अगर किसी के पास कोई शॉर्ट PDF वगैरह कहीं पे कुछ भी हो तो फील फ्री टू पुट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल एज अ कॉमेंट टू द वीडियो लिंक. वहाँ से आई पोस्ट इट फॉर एवरीवन. बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि मतलब सरकारी एग्ज़ाम है तो सरकारी किताबें पढ़ लो. NCERT वुड बी अ गुड प्लेस टू डू अकाउंट्स फ्रॉम. उससे एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि काफ़ी चीज़ें कवर हो जाए, इफ़ नॉट एवरीथिंग. ऑलराइट, लेट्स फाइंड अप दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस. काफ़ी सारे अकाउंट्स के होंगे तो यू माइट वांट टू स्किप अ फ्यू. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.